करते हैं श्री शिवराज। देवियों सज्जनों, हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार। आदरणीय मंत्रीवर, मंच पर आसीन अति विशिष्ट अतिथिगण, नमस्कार। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित कर्मचारी संकल्प सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्रीवर एवं अति विशिष्ट अतिथिगण जो हमारे साथ मंच पर विराजे हैं, उनसे अनुरोध करती हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलन के साथ इस सम्मेलन का शुभारंभ करें। हम हार्दिक स्वागत करते हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री। मैं अनुरोध करती हूं डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार से, कि वे माननीय मंत्री जी को फूल भेंट कर उनका अभिनंदन करें। इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जो कर रहे हैं। धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय। देवियों सज्जनों, आज हमारे बीच मंच पर आसीन हैं डॉक्टर मांगीलाल जाट, सचिव डेयर एवं डायरेक्टर जनरल ICAR। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वे कृपया सभा के सम्मुख अपना स्वागत भाषण दें। सुप्रभात। हमारे संरक्षक, हमारे परिवार के मुखिया, माननीय केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंचासीन हमारे विभागों के साथी सचिवगण, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न विभागों के आए हुए अधिकारी, कर्मचारी, आप सबका इस अहम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। महोदय, हम सबको हर समय जब भी आप आते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है और सारे हमारे साथी और ज्यादा ऊर्जावान होने को तत्पर हैं। मैं बहुत ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए आपका हृदय से इस प्रांगण में हमारे सभी साथियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस परिवार में, ICAR के इस प्रांगण में हमारे सभी सचिव महोदयों का और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्मचारी संकल्प सम्मेलन, और ये एक अनूठी पहल, और अनूठी कई मामलों में पहल है। और पहली पहल तो यह है कि सारे इकट्ठे हो जाओ। 4 विभागों के साथीगण यहाँ पे एक मंच पे हैं, एक हॉल में हैं। मुझे लगता है एक अपने आप में एक अहम पहल है, शुरुआत है। माननीय मंत्री जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि ये इस तरीके के कार्यक्रम और आपके आशीर्वचन हमें हमेशा मिलते रहते हैं। और बिना समय लेते हुए मैं
सिर्फ यही कहूंगा कि हम सब आपको सुनने के लिए आतुर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय। देवियों सज्जनों, उनके नाम की माला लगभग देश भर जपता है। बहुत ही लोकप्रिय व जनप्रिय नेता हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे बीच यहाँ पर इस मंच पर आसीन है। मैं आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान माननीय मंत्रीवर से अनुरोध करती हूँ कि वे इस कर्मचारी संकल्प सम्मेलन को संबोधित करें। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। भारत माता की, आवाज थोड़ी ठीक करें। भारत माता की। इस मंच पर मेरे साथ यहां उपस्थित सचिव कृषि और किसान कल्याण विभाग आदरणीय देवेश चतुर्वेदी जी, सचिव ग्रामीण विकास विभाग आदरणीय शैलेश जी, आईसीआर के हमारे डीजी मांगीलाल जाट जी, लैंड रिसोर्सेज से हमारे सचिव मनोज जोशी जी, यहां उपस्थित प्रिय बहनों, भाइयों और मुझसे छोटे हैं वो भांजे और भांजियों, ये कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए अनावश्यक गंभीरता अपने सिर पर मत ला दिए। ये अनौपचारिक हमारे परिवार का कार्यक्रम है। पिछले साल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन के बाद 16 अगस्त को हम इकट्ठा हुए थे और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। तो हमने कहा कि हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी पूरी ताकत से अपने देश के लिए काम करेंगे। इस बार भी हम 16 अगस्त को कार्यक्रम कर सकते थे, लेकिन जन्माष्टमी थी और छुट्टी भी लगातार 3 दिन की थी। कन्हैया ने तो हमेशा कर्मरत रहने की बात की, लेकिन मुझे लगा कि 3 दिनों की छुट्टी बिगाड़नी नहीं चाहिए, इसलिए हमने तय किया कि 16 अगस्त के बजाय, लेकिन यथाशीघ्र जल्दी कार्यक्रम करते हैं। आज पार्लियामेंट का अंतिम दिन है, मेरे साथी उसमें व्यस्त हैं और मैं अनुमति लेके आया हूं। देखिए, ये जो कर्मचारी संकल्प सम्मेलन है, अब अगले साल इसको कर्मयोगी संकल्प सम्मेलन का नाम दिया जाएगा। हम कर्म के चारी थोड़ी है, हम भी कर्म योगी हैं। और जैसा मैंने एक बात कही, मैं बहुत इनफॉर्मल अनौपचारिक ढंग से काम करता हूं। तो मेरे सामने जो मित्र बैठे हैं, मैं किसी को ना छोटा मानता ना किसी को बड़ा मानता। हर एक के काम की गरिमा बराबर है। अगर दफ्तर की कोई सफाई भी करता है, वो भी महत्वपूर्ण है। कोई लोगों को मिलवाने का काम करता है, दरवाजा खोलना और बंद करना, वो काम भी महत्वपूर्ण है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानवीय, हर एक की मानवीय गरिमा का सम्मान करता हूं। हमारे लिए सब बराबर है और इसलिए साल में एक दिन तो ऐसा हो कि जिस दिन अपना ये परिवार इकट्ठा हो और हम प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन के बाद हम भी संकल्प लें कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको पूरी ताकत से इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो, हम सब सौभाग्यशाली हैं।
जिनको शासकीय सेवा में आने का अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली केवल इसलिए नहीं कह रहा कि परमानेंट नौकरी हो गई, मैं सौभाग्यशाली इसलिए कह रहा हूं कि हम उन चंद लोगों में से है जो मेहनत और ईमानदारी से काम करके भारत को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, और हम में से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे। मेरे प्रिय साथियों, एक परिवार है ये अपना, हम सब साथी हैं, हम मिलकर एक टीम है, और हमको कोई लक्ष्य हासिल करना है तो जितना सचिव का काम महत्वपूर्ण है उतना क्लर्क का भी महत्वपूर्ण है। नीचे से सब मिलकर काम करें, और केवल दिल्ली में बैठे लोग नहीं, हमारे पूरे देश भर में फैला हुआ हमारा विभाग, उस विभाग का अमला, उसका एक एक कर्मचारी, हर एक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जब सोचता हूं अपने जीवन के बारे में तो मैं तो हमेशा ये सोचता हूं कि जीवन कैसे सार्थक और सफल बनाया जाए। एक कथा में कई बार मुझे ध्यान आती है, महाभारत में एक यक्ष और युधिष्ठिर संवाद है। आप में से कहीं ने पढ़ा होगा, वैसे पाठ्य पुस्तकों में भी पहले पढ़ाया जाता था। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन कहानी का सार यह है कि यक्ष प्रश्न पूछता है, तो पांचों भाई वनवास में थे, प्यास लगी, पानी दिख नहीं रहा था, एक पेड़ पे चढ़ के देखा तो दूर पक्षी उड़ रहे थे, तो अंदाज लगा कि पानी वहां होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटे से कहा सहदेव से कि जाओ तुम पानी लेके आओ। सहदेव गए, पानी भरने को हुआ तो तालाब में से आवाज आई कि पानी पीने के पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, और उत्तर दिए बिना पानी पी लिया तो तुम जीवित नहीं बचोगे। प्यास लगी थी, सहदेव माने नहीं, उन्हें पानी पिया तो वो निर्जीव हो गए। फिर दूसरे आए, नकुल आए, अर्जुन आए, भीम आए, एक एक करके प्यास के कारण व्यथित थे तो पहले पानी पी लूं ये सोच के पानी पीते थे और जीवित नहीं रहते थे। अंत में युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर ने भी कोशिश की कि पहले पानी पी लूं, बाद में भाई कैसे पड़े देखूंगा, बेचैन थे प्यास के कारण। तो फिर आवाज आई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी मत पीना, नहीं तो तुम्हारे भाइयों की तरह तुम्हारा हाल भी होगा। तो युधिष्ठिर ने कहा पूछिए प्रश्न, कई प्रश्न पूछे, वो बहुत कभी पढ़ना वो प्रसंग, लेकिन उसमें से एक प्रश्न ये था कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा मनुष्य पैदा होता है, बच्चा होता है, खेलता है, कूदता है, खिलौने मांगता है, भाई से लड़ता है, और बड़ा होता है तो पढ़ता है, लिखता है, और बड़ा होता है शादी हो जाती है, और बड़ा होता है तो बच्चों के बाद बच्चों की शादी हो जाती है, फिर बूढ़ा होता है, और अंत में एक दिन वो मर जाता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको ये पता है कि मैं उस दुनिया में परमानेंट नहीं हूं, एक दिन मुझे मरना है, अमर होके कोई नहीं आया। ये दुनिया परमानेंट घर नहीं है हमारा, ये धर्मशाला है। वो जब तक चाहेगा नाच नचाएगा और जिस दिन चाहेगा डोर खींच देगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हर एक को यह पता है कि एक दिन उसको मरना है, लेकिन व्यवहार ऐसा करता है जिंदगी में कि जैसे सदैव इस दुनिया में ही रहना है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और वास्तव में अगर हम देखें, अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, तो कई बार हमारा कितना समय ईर्ष्या, द्वेष, इसने ये कर दिया मैं ये करूंगा, बेकार की चीजों में जाता है। मुझे लगता है कि हर एक दिन महत्वपूर्ण है, कम हो रहा है, एक एक दिन कम हो रहा है, एक एक क्षण कम हो रहा है। तो बचे हुए जीवन में और बेहतर काम कैसे करें, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, लोगों के लिए। और हर एक धर्म में यह कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो मैं तो रोज अगर जीता हूं तो ये सोच के कि आज के दिन का बेहतर उपयोग
अपनी जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने में जो ड्यूटी अपनी तरफ है उसको पूरा करने में कैसे हो जाए। अगर जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण रहा तो हम हर क्षण का और हर दिन का बेहतर उपयोग करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने सभी मित्रों को, सभी साथियों को यह कहना चाहता हूं, हर दिन का, हर क्षण का बेहतर उपयोग करने की कोशिश करना। हम शासकीय सेवा में हैं, तो शासकीय सेवा में है तो दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। एक हो सकता है कि 10 से 5 तक जैसे तैसे टाइम काटना है। एक जगह एक मंदिर बन रहा था, मंदिर बनाने के काम में जो पत्थर लगने थे दीवारों में, पत्थर तोड़ने का काम कुछ मजदूर कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, मई का महीना था, सूरज तप रहा था, किरणें आग बरसा रही थी। जो मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे उनके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन पत्थर तोड़ रहे थे। एक साधु वहां से गुजरे और एक मजदूर के पास पहुंचे और पूछा उससे, भाई क्या कर रहे हो तुम? तो मजदूर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, आंख फूटी है, दिखता नहीं है, किस्मत फूटी तो पत्थर फोड़ रहा हूं। पूछने आगे क्या कर रहे हो? गुस्से से बोला। बाबा आगे बढ़ गए। वहीं दूसरा मजदूर था जो पत्थर तोड़ रहा था, आगे थोड़े, उसके पास पहुंचे, भाई क्या कर रहे हो? तो वो अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा, देखो दुनिया में आए हैं तो जी नहीं पड़ेगा, पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। तीसरे के पास पहुंचे, तुम क्या कर रहे हो? तीसरे का चेहरा आनंद और प्रसन्नता से दमक रहा था। उसने कहा कि बाबा देख नहीं रहा, सामने भगवान का मंदिर है और उस मंदिर की दीवार में जो पत्थर लगने हैं उनको तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, भगवान का मंदिर बनाने के लिए पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूं। अब काम देखिए, एक है, एक ने कहा किस्मत फूटी तो पत्थर फोड़ रहा हूं, दूसरे ने कहा कि दुनिया में आए हैं तो जी नहीं पड़ेगा, और तीसरे ने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। मेरे प्रिय मित्रों, काम के ये 3 दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक, रोते गाते जैसे तैसे, सुनते सुनाते टाइम काटो और निकल लो। एक ये है कि भाई है नौकरी तो पैसा ले रहे हैं तो मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन अगर तीसरा दृष्टिकोण सोचोगे, आप सोचना, कभी अंतरात्मा से सोचना, सोचते भी होंगे, मेरा काम राष्ट्र निर्माण का है, इस जनता की सेवा का है, और मुझे जो काम मिला उसको बेहतर मेहनत और ईमानदारी के साथ करूंगा तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक ईंट मेरे भी लगेगी। मन आनंद से भर जाएगा, प्रसन्नता से भर जाएगा। फील करने की कोशिश करो, आप महसूस करने की कोशिश करो। अगर ये तीसरा दृष्टिकोण शासकीय सेवा में हम अपनाएं तो आप भी काम में आनंद से भर जाएंगे और देश के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। और हमने नहीं किया ऐसी बात नहीं है, हमने बहुत काम किया है। पिछले साल से इस साल तक ही देखें तो कृषि में कई फसलों में उत्पादन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हमारे किसानों ने, जिनमें हमारा भी योगदान है। गेहूं में जो रिकॉर्ड बना, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। गेहूं में, चावल में, मक्का में, सोयाबीन में, यहां तक के दालें भी हमने ज्यादा उत्पादित किया, और इस साल 5% तेल का आयात हमको कम करना पड़ेगा। ये उपलब्धियां हैं हमारी। आईसीआर के मित्रों ने जो शोध और अनुसंधान किए, एक एक की चर्चा करने का वक्त नहीं है, औचित्य भी नहीं है। उसका फसल के उत्पादन बढ़ाने में उसका उपयोग हो रहा है। तो हमारी उपलब्धियां हैं ऐसी, एक नहीं अनेकों। अब विकसित कृषि संकल्प अभियान अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 2100 से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीमें 60,000 से ज्यादा गांव गई और 1,33,34 लाख किसानों से सीधा संवाद स्थापित करके और उनको अलग अलग ढंग से गाइड करने की कोशिश की। बस सिखाया भी, वहां से सीख के भी आए, और सीख के ये आए कि शोध काय में करना है। हम 500 विषय शोध के निकले अलग अलग, जो किसान चाहता है कि शोध करो तो इसमें करो, और 300 विषय ऐसे निकले जिनमें किसानों ने ही इनोवेशन किया, और वैज्ञानिक खुद आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने लीची के ऊपर
ग्लूकोज का लेप करके सेल्फ लाइफ बढ़ा दी। एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण है। अब ये मैं मानता हूं कि आईसीआर और कृषि विभाग के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम था जो इतने अंदर गांव में जाके हमने किया, और एक देश एक कृषि और एक टीम बनाने में हम सफल हुए। अगर ये उपलब्धियां गिनाऊं तो अनंत है हमारी, कम नहीं है हमारी उपलब्धियां। 50,000 करोड़ का हम चावल ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज गेहूं के भंडार, चावल के भंडार, चावल रखने की जगह नहीं है हमारे पास, भंडार भरे हुए हैं। हाँ, चुनौतियां हैं, चुनौतियों का मुकाबला हम करेंगे, उसकी योजना हम बना रहे हैं, लेकिन उपलब्धियां हमारी है। ग्रामीण विकास विभाग को देखो तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है, और इस साल हम भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि 2 करोड़ भी पूरी बनेंगी। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि 2 करोड़ से ज्यादा, अब ज्यादा तो बहुत ज्यादा है, अभी मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे बताया कि 2 करोड़ 80 लाख के आसपास हो गई है। एक बार ताली बजा के इस अभियान के लिए स्वागत। ये हमारी उपलब्धि है। ये भारत के इतिहास की असाधारण घटना है, साधारण घटना नहीं है जो हमारे विभाग ने की है। असाधारण इसलिए कि वो बहनें, कभी सुनना आप उनको, जो घर में घूंघट मार के बैठती थी, परिवार वाले निकलने नहीं देते थे, बात नहीं करने देते थे, आज वो बहनें जब बोलती है और अपनी उपलब्धियों का बखान करती है तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। 1 लाख से ज्यादा जिसकी आमदनी 1 साल में हो गई, 10,000 रुपया महीना से ज्यादा, वो लखपति दीदी। और अब केवल लखपति दीदी नहीं, 10 लाखपति दीदी भी बन गई है, मिलेनियम दीदी बन गई है। और अब उससे आगे के स्टेप की हम बात कर रहे हैं कि बहनें कैसे उद्यमी बने, उनकी जिंदगी कैसे बदले। बहनों की आंखों में आंसू क्यों रहने चाहिए? वो क्यों हाथ फैलाए? वो क्यों गरीब रहे? क्यों केवल रोना उसके हिस्से में आए? उसकी जिंदगी बदलने का काम किया है। घर बना रहे तो हमने जो घर बनाए 3 करोड़ 92 लाख के आसपास मकान स्वीकृत हुए हैं। बने हुए मकानों की संख्या आश्चर्यचकित कर देती है। 114 दिन में एक मकान बन रहा है। हमने घर भी बनाए, हमने लखपति भी बनाया है, हम अनेकों काम कर रहे हैं, सड़कें बनाने का काम भी कर रहे हैं। तो मैं दोनों विभाग को, लैंड रिसोर्सेज विभाग अपना काम कर रहा है। इन सब उपलब्धियों के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये उपलब्धि हमारे खाते में है, लेकिन करना और भी कई काम है मित्रों। और जब मैं करने के काम की बात करता हूं तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही लाल किले की प्राचीर से, आपने उसको ध्यान से अगर सुना हो। उन्होंने कहा सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखना चाहिए। अब इस एक लाइन के बारे में सोचे हम सब। सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में। और जनता की लाइफ में कैसे दिखे। अब हम विकसित कृषि संकल्प अभियान करके आए तो सबसे बड़ी समस्या हमको मिली कि ये नकली पेस्टिसाइड, नकली दवाइयां, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड, खराब बीज, इससे बचा लो हमें। अब इसमें काम करने की जरूरत है। लाइफ में दिखने का क्या मतलब है? नकली कैसे बिकेगा? बेचने नहीं देंगे। हम इतना मजबूत अपने सिस्टम को बनाएंगे राज्यों के साथ मिलके कि नकली बेचने वाले के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो जाए। और इस दिशा में काम शुरू हुआ। मैं एक घटना आपको बताना चाहूंगा। आईसीआर के मित्र बैठे हैं, कुछ भी बिकता है। बायोस्टिमुलेंट के नाम पर, जैव उत्तेजक के नाम पर 30,000 चीजें, दवाइयां बिक रही थी। 30,000 दवाइयां। अब किसान को पता ही नहीं कि इनका फायदा है कि नहीं। डीलर ने कहा कि ये डाल लो, ले जाओ, फसल बहुत बढ़िया हो जाएगी। और कई बार ये भी कह दिया कि 1 बोरी 2 बोरी डीएपी चाहिए तो ये 2 बोतल ये ले जाओ। किसान ले गया। फायदा हुआ कि नहीं? कई जगह पेस्टिसाइड डालने से फसल और खराब हो गई, क्योंकि वो पेस्टिसाइड घटिया था। किसान तबाह और बर्बाद हो गया।
लाइफ में दिखने का क्या मतलब है? लाइफ में दिखने का मतलब है हम अपने सिस्टम को इतना मजबूत बनाए कि घटिया बनाने वाले के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कर दें। ये बायो स्टिमुलेंट के बारे में हर साल एक साल बढ़ता जाता था कि चलो कोई प्रोटोकॉल है तो अगले साल बनाएंगे, उसके एक साल बाद देखेंगे, तब तक बेचने दो। इस बार स्ट्रिक्टली हमने तय किया कि किसी भी हालत में आईसीआर के कोई संस्थान हो या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जब तक 3 जगह डाल के देख के ये सिद्ध नहीं हो जाता कि इससे किसानों को कोई फायदा है, तब तक वो उत्पाद हम बेचने नहीं देंगे, उसको अधिकृत मानेंगे ही नहीं, वो अवैध हो जाएगा। और आप आश्चर्य करोगे, कई तो सामने आई ही नहीं जब ये कहा कि ये प्रोटोकॉल है। अच्छा, जुगाड़ में थे कि इधर से उधर से कहीं से हो जाए, सिफारिशें बहुत आई कि साहब और 1 आध साल बढ़ा दो। हमने तय किया किसी भी कीमत पर नहीं, जब तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हो जाता कि इसको डालने का कोई फायदा है, तब तक नहीं बेचने देंगे। तो हजारों तो आई नहीं, 22,000 30,000 में से आई नहीं। ये प्रयोग करवाने के डाल के देखें किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आईसीआर के पास, और जो 8,000 आए उसमें से भी अब तक जो जांच हुई 642 के आसपास ऐसे पाए गए जिनको डालने से फायदा है। अब ये कौन का काम है बताइए? कि हम किसान को लुटते देख सकते हैं? अगर किसान लुटता रहे और हम बैठे रहें तो हमारा और हमारे विभाग का मतलब क्या है? सरकार लाइफ में दिखने का मतलब है ऐसी चीजों को सख्ती के साथ हम कैसे रोक दें। उसके लिए अब नया कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो बेईमान है उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा संकल्प है, और तब सरकार लाइफ में दिखेगी। और केवल एक यही चीज नहीं है, हमारी योजनाएं कैसे ढंग से नीचे पहुंचे, हर एक योजना। अब मैंने एक बार फोन किए एक योजना के बारे में जो मैकेनाइजेशन में मशीनें देते हैं, तो मैंने कहा कि टेस्ट करें रैंडमली, सब किसानों के पास पहुंच रहेगी। मैं हर जगह ऐसा होता होगा मैं नहीं कहता, लेकिन रैंडमली हमने चेक किया तो पता चला 700 फोन किए, उनमें से 158 लोगों को वो मशीनें मिली नहीं थी। अब एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह है कि चीजें ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हम सीधे पैसा खाते में डालते हैं। हमने बहुत इनोवेशन किए हैं, कोई उसमें गड़बड़ नहीं। मनरेगा का पैसा सीधे मजदूर के खाते में जाता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन उसमें भी पता चला कई जगह गड़बड़ ऐसी हो जाती है कि जो जिसको प्रमाणित करना, मूल्यांकन करना होता है कि ये मकान बन गया, वो ही कई बार नीचे गड़बड़ कर बैठता है 5,000 10,000 की। लाइफ में दिखने का मतलब यह है कि हम वहां कोई गड़बड़ किसी भी कीमत पर ना होने दें। इफेक्टिव गवर्नमेंट। और इसलिए मैं हर एक उदाहरण नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा सरकार लाइफ में दिखनी चाहिए, तो हम अपने अपने विभाग में, अपने अपने डिवीजन में लाइफ में दिखने के लिए कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो करना जरूरी है, मैं आज आग्रह करना चाहता हूं कि वो निकालें। जिनमें सुधार की गुंजाइश है, अच्छी कर रहे हैं हम, कई चीजें बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जहां सुधार की गुंजाइश, जहां गड़बड़ होती है, उस गड़बड़ को कैसे ढंग से रोका जाए, योजना ठीक से इंप्लीमेंट करें और उसका 100% लाभ बिना परेशानी के, बिना लिए दिए, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, ड्रिप, स्प्रिंकलर, अलग अलग कई योजनाएं हमारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत शानदार योजना है जिसका बहुत लाभ मिल रहा है, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ ना हो, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट पर गड़बड़ ना हो जाए। कई जगह शिकायत आ जाती है कि बीमा कंपनी और नीचे अगर लोग मिला गए तो जिसका नुकसान नहीं हुआ उसको क्लेम मिल गया और जिसका नुकसान हो गया वो रह गया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यापक पैमाने पे ऐसा हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है और हमने कई तरह की चीजें उसमें कर दी। अगर कोई बीमा कंपनी देर करती है क्लेम सेटल होने के बाद तो 12% ब्याज उसको और किसान को देना पड़ेगा। ये प्रावधान किया हमने प्रावधान किया कि राज्य सरकार भी अपना शेयर देने में देर लगाएगी तो 12% उसको भी ब्याज देना पड़ेगा, वो भी किसान के खाते में डाला जाएगा ताकि डिले ना हो।
लेकिन लाइफ में दिखने का मतलब है हम चीजों को और कैसे बेहतर ढंग से करें। चुनौती हमारे सामने है। दलहन मिशन, तिलहन मिशन, प्राकृतिक खेती, धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जैसी अनेकों योजनाएं जिनको ढंग से उतारना है। और अब 3 करोड़ लखपति दीदी पूरी करनी है, लेकिन मुझे लगता है 3 करोड़ से बहुत ज्यादा हम करेंगे। रूरल डेवलपमेंट में नए रिकॉर्ड हम कैसे स्थापित करें, अलग अलग योजनाओं को ठीक इंप्लीमेंट करके, और ये सब करेंगे तो आपके सहयोग से ही कर पाएंगे। तो एक तो मुझे लगता है हम सब मिलकर ये सोचें, अपने अपने डिवीजन में जनता की जिंदगी में दिखे हमारी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ, उसमें कहीं गैप्स है तो उसको हम कैसे खत्म करें और सीधे जनता को बेहतर लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। एक बात के लिए अंतरात्मा यह कहती कि प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करो और उनका अभिनंदन करो। मित्रों, आप तो सब जिस वर्ग से आते हैं वो दुनिया के घटनाक्रम को रोज देखते हैं। कितना दबाव था हम पे, समझौता करो, समझौता करो, समझौता करो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कह दिया राष्ट्र हित सर्वोपरि, भारत के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये साधारण घटना नहीं है। हम सब बैठे कृषि विभाग के लोग, कितने आते थे कृषि में ये दे दो, कृषि में ये दे दो, कृषि में ये दे दो, लेकिन मुझे गर्व ये कहते हुए कि कृषि विभाग ने जो तय किया कि नहीं, हमारे किसानों के हितों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, हम बाजार अपना खोल नहीं सकते और इसलिए जो चीज नहीं आने देना वो नहीं आएगी भारत में। ये कृषि विभाग ने जो कहा वो सीधे प्रधानमंत्री जी ने उसको इंप्लीमेंट किया और कहा कि अपने किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे, हमारे पशुपालकों के हित सुरक्षित रहेंगे, हमारे मछुआरों के हित सुरक्षित रहेंगे। ये साधारण घटना नहीं है, यह असाधारण घटना है। एक बार ताली बजा के इसके लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया। लेकिन चुनौतियां भी हैं, आप सब जानते हैं, और इन चुनौतियों का मुकाबला करना है। एक बार और हमने तब किया था जब पोखरण का परमाणु विस्फोट हुआ था, और तब आपने देखा होगा उनके उपग्रह घूमते रह गए थे, पता भी नहीं चला था, और पोखरण में परमाणु विस्फोट हो गया था। और तब भी ये कहा था कि दोबारा मत कर देना, नहीं तो दोबारा फिर हुआ। उसके बाद कई तरह के प्रतिबंध लगे, लेकिन तब इंडिया रिसर्जेंट बांड जारी हुआ था, और भारत के हमारे एनआरआई ने और बाकी लोगों ने तब भी, आपको ध्यान होगा, इतना पैसा भेजा था कि हमने सारे प्रतिबंधों का मुकाबला कर दिया था। भारत चुनौतियों के सामने, चुनौतियों से घबराता नहीं है। ये आज का भारत है जो आंखों में आंखें डाल के बात करता है। राष्ट्र हितों से कोई समझौता नहीं। वैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सारी दुनिया एक परिवार है, लेकिन दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है वो ये कही है आत्मनिर्भर बनाना है भारत को। हम दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र रह ही नहीं सकते। आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमको सहयोग करना है, और उसके लिए 2 चीजें मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं, और मैं जो कह रहा हूं हृदय से कह रहा हूं, अंतरात्मा से कह रहा हूं, मैं भाषण देने के लिए भाषण नहीं दे रहा। 2 चीजें, एक, आत्मनिर्भर बनाने में हम क्या सहयोग कर सकते हैं। क्या हम दालों में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? क्या हम तेलों में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? क्या हम कपास में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत तय किया है, कपास के लिए अलग रणनीति बनाएंगे, सोयाबीन के लिए अलग रणनीति बनाएंगे, दालों के लिए अलग हम रोड मैप बना रहे हैं। हम राज्यों के साथ मिलकर भी राज्यों का कृषि रोड मैप बनाने में सहयोग कर रहे हैं। हम कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर कैसे हो, मेरे मित्रों सोचो, कैसे आत्मनिर्भर, और उसके लिए हमको जो करना पड़े, परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा, हम सब करेंगे, मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं हम लोग। आत्मनिर्भर बहुत जरूरी है। उसके लिए हम जो कर सकते हैं अपने किसानों के साथ मिलकर, राज्य सरकारों के साथ मिलकर, वो करने में हम कोई कसर ना छोड़ें। और दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी ने कही है, आप सबने सुनी होगी, अब पीएम कहे तो सबसे पहले करना हमको चाहिए।
उन्होंने कहा है स्वदेशी अपनाएं। अब ये शब्द छोटा है, स्वदेशी। महात्मा गांधी जी ने कहा, लोकमान्य तिलक ने कहा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमको आह्वान कर रहे हैं, देश को आह्वान कर रहे हैं, स्वदेशी अपनाएं। अब हमारे दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक ये कि हम सुन के रह जाएं, ठीक है भाषण था सुन लिया, और दूसरा ये है कि सबसे पहले हम अपनाना शुरू करें। भारत में हर चीज बनती है भाई, जो चीज भारत में बनती है हम अपने जीवन में उसका उपयोग करेंगे। स्वदेशी का पहला अर्थ जो सामान्य अर्थ है वो ये है, जो भारत में बनती हो कोई बनाए। अगर भारत में कोई सामान बनाता है तो हमारे लोगों को रोजगार मिलता है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। हम किसी की दादागिरी से क्यों डरें? हमको किसी के दबाव में क्यों आना चाहिए? नहीं आएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अगर केवल हम 144 करोड़ भारतवासी स्वदेशी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो भारत से बड़ा बाजार तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। हमारे खरीदने की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। मिडिल क्लास इतना बड़ा हमारा खड़ा हो गया है। हम केवल अपने देश में बनी चीज, ये कहने में छोटी लगती लेकिन बात बहुत बड़ी है। मैं अपने सभी भाई बहनों आपसे अंतरात्मा से कहना चाहता हूं कि हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में जिन चीजों की जरूरत है वो केवल अपने देश में बनी ही उपयोग करेंगे। अब ये इंपोर्टेड का एक अलग आकर्षण होता है। मैं अपने एक मित्र के यहां गया, आज की घटना नहीं है, अभी की नहीं है, कुछ साल पहले की है। तो बड़े गर्व से उसने मुझे दिखाना शुरू किया, शिवराज सोफा देख रहे हो? मैंने कहा हाँ देख रहा हूं, बहुत अच्छा है। बोली यहां थोड़ी बना, इंपोर्टेड है। फिर उन्होंने अपनी कलाई में बंधी घड़ी, वो घड़ी मुझे दिखाई कि ये घड़ी देख रहे हो, ये घड़ी भी स्विट्जरलैंड में बनी इंपोर्टेड घड़ी पहनी है मैंने। फिर उन्होंने कपड़ा दिखाया कि इंपोर्टेड है। फिर कहा ये कालीन बिछा देख रहे हो, ये भी इंपोर्टेड है। उनने 10-15 चीजें इंपोर्टेड गिना दी। तो मैंने फिर धीरे से पूछा कहीं भैया तुम भी तो इंपोर्टेड नहीं हो? अब ये इंपोर्टेड कहते हुए गर्व से भर रहे हैं। आज हमारे देश में सब बनता है। अगर कृषि और ग्रामीण विकास विभाग हम तय करें कि विभाग के नाते भी हम स्वदेशी चीजों का यथासंभव, जो नहीं होती हमारे देश में, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा पेट्रोल डीजल की जरूरत है तो आएगा बाहर से, आयात करके लाएंगे, डालेंगे। अब व्यवहारिक स्वदेशी की बात नहीं कर रहा मैं व्यवहारिक स्वदेशी की बात कर रहा हूं। जो चीज मजबूरी है ठीक है, लेकिन जो हमारे यहां उपलब्ध है उसको हम क्यों ना खरीदें? केवल इतना ही हमको देखना है कि भारत में बनती है। सच में ये इतनी बड़ी देश की सेवा होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप का बना सामान खरीद लेते हैं तो हमारी बहनों बेटियों को रोजगार मिलेगा, हमारा पैसा हमारे लोगों के पास जाएगा, 10 लोगों के घर में दिए जलेंगे और हमारी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। आज मैं अंतरात्मा से आपसे फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं। मैं मंत्री के रूप में ये करूंगा। मैं तो वैसे भी, अगर आप घड़ी मेरी देखें, बाकी चीज देखें, आप कुछ भी देख लो, यथासंभव कोशिश ये रहती है कि हम स्वदेशी ही अपनाएं। आपसे मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को, क्या आज मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों विभाग ये तय कर रहे हैं कि हम यथासंभव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मजबूरी है तो ठीक है, लाना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे यहां सहजता से उपलब्ध है हम उस स्वदेशी वस्तु का उपयोग करेंगे। हम अपनी अर्थव्यवस्था को ताकत देंगे, हम अपने लोगों को रोजगार मिले इसकी कोशिश करेंगे। दुनिया का हर देश करता, हम क्यों ना करें? हम क्यों ना करें?
विकसित भारत बनाने के लिए जरूरी है। और इसलिए इस परिवार से जो है बैठा हुआ है, आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। पीएम ने आह्वान कर दिया तो हमको अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए। मैं अपने आप से शुरू करके मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, ताकि देश में एक उदाहरण बन जाए कि ये कृषि और ग्रामीण विकास विभाग इनने तय किया है कि हम यथासंभव अपने देश में बनी चीजों का ही उपयोग करेंगे, लोकल को ही, वोकल फॉर लोकल। यही तो वोकल फॉर लोकल है। हम कर सकते हैं क्या? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप बताइए, कर सकते हैं क्या? तो जोर से बताइए, कर सकते हैं क्या? तो एक बार ताली बजा के बताइए, कर सकते हैं क्या? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बात और कह के अपनी बात में समाप्त करूंगा। जैसे प्रारंभ में मैंने कहा कि ये अपना परिवार है, और मैं जब ये कहता हूं तो बिल्कुल दिल से कहता हूं, बाय हार्ट कहता हूं। मेरा काम करने का तरीका ये है। मैं भरोसा इसमें नहीं करता कि मैं तो मंत्री हूं, साला मैं तो साहब बन गया। मैं ये नहीं मानता। मैं और आप एक टीम है, और मिलके हम सब काम करते हैं। अगर टीम के मित्रों को काम करते करते कोई व्यक्तिगत तकलीफ भी है तो कभी भी मुझसे आके मिल सकते हैं। मैं परिवार की तरह आपका साथ देने का प्रयास करूंगा। हम कोई संकोच ना करें कभी, लगता है ना, जैसा काम सब बराबर है, और बेहतर से बेहतर मिलके हम काम करेंगे, बेटर परफॉर्म करेंगे अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, जनता के लिए, जिनके प्रति अपना कर्तव्य है। लोगों की सेवा ही मैं दो चीजें मानता हूं। एक, प्यार ही परमेश्वर है, लोगों को स्नेह बांटो, प्रेम बांटो। और दूसरे, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सचमुच में नहीं। आप महसूस करके देखिए, अगर किसी की आपने मदद की तो उसका आनंद और प्रसन्नता हमारी जिंदगी सार्थक कर देता है। लेकिन एक चीज काम करते करते जरूर ध्यान रखना, अपने घर, परिवार और बच्चों को समय जरूर देना। कई बार हम काम के दबाव में बच्चों की तरफ देखना बंद कर देते हैं। कई बार हम अपने लाइफ पार्टनर को, उसको भी टाइम नहीं दे पाते। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से ये कह रहा हूं कि ऐसी गलती कभी मत करना। काम करते करते अवसर निकालो, टाइम निकालो कि आप अपने बच्चों को ठीक संस्कार और ठीक दिशा देने की कोशिश कर सकें। और नहीं तो वो अकेलापन महसूस करते हैं। उनको मम्मी का, पापा का टाइम अगर नहीं मिलता तो फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। फिर या तो उस पर खेलेंगे, आजकल के गेम्स और बाकी चीजें जो मोबाइल पे उपलब्ध है, या मोबाइल पे उपलब्ध ऐसी सामग्री के चक्कर में पड़ जाते हैं जो उनकी दिशा को गलत कर देती है, या फिर ऐसी सोबत में पड़ जाते हैं कि हमको पछताना पड़ता है। मैं चूंकि आपके परिवार का सदस्य हूं, मेरे 2 बच्चे, वैसे तो मैं सबका ही मामा हूं तो सभी मेरे हैं, लेकिन पैदा होने के तत्काल बाद मैंने गोद में लेके गायत्री मंत्र उनके कान में सबसे पहले कहा है, और भगवान से प्रार्थना की इनको सद्बुद्धि देना और सन्मार्ग पर चलाना। आप कभी कभी देखते होंगे मुझे, मैं मौका ही निकालता हूं, वैसे टाइम मिलता नहीं है, लेकिन कहीं दौरा करने जाऊं और कहीं सोमनाथ के दर्शन का मौका मिल जाए तो पत्नी को भी संग ले जाऊं। और वो अखबार ने गलत लिखा था कि मैं अपनी पत्नी को भूल गया था। लेकिन मैं टाइम चुराता हूं कि हम देखो, नहीं तो उनकी जिंदगी में क्या है, बच्चों की जिंदगी में क्या है। और इसलिए मेरी मित्रवत सलाह है कि बच्चे अगर छोटे हैं तो उनकी परवरिश पे ध्यान देना, उनको ठीक दिशा, ठीक संस्कार, और थोड़ा टाइम चुराओ। देखो, हम में से हर एक बिजी, लेकिन इतने बिजी नहीं है कि हम सप्ताह में थोड़ा बहुत टाइम नहीं दे सकें बच्चों को। आज भी मैं कोशिश करता हूं कि भोपाल पहुंच के रात का खाना या सवेरे का नाश्ता टेबल पे बैठ के परिवार के साथ करूं और गप्पे लगाऊं। समय निकाला जा सकता है, क्योंकि मैंने कई परिवारों को पछताते हुए देखा है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से मित्रता के नाते कह रहा हूं कि हम अपने परिवार,
घर उसको भी टाइम दें और थोड़ा आनंद में रहना सीखें। हम कई बार तनाव में ही रहते हैं, हमेशा बोझ में लदाए परेशान हैरान। जिंदगी जिंदगी है जी, जिंदगी आनंद से जीने का। आनंद मतलब काम में भी आनंद। जब वो मैंने तीसरे दृष्टिकोण की बात कही, वो अगर हम करना शुरू कर दें तो काम में भी आनंद है। तो अपने व्यक्तिगत जीवन को भी हम कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, परिवार को, मित्रों के साथ व्यक्तिगत जीवन को भी कैसे बेहतर जी सकते हैं, इसकी प्लानिंग भी करना। आप सबसे बात करने की बहुत इच्छा होती है और मिलने की भी बहुत होती है, लेकिन कई बार मिल नहीं पाते। तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। तो मैं तो जनता से भी मिलता हूं, दिन रात जहां मिल जाते हैं किसान, उनके बीच में मस्त हो जाता हूं। कहीं शिमला मिर्च लगा रहा हूं, कहीं टमाटर तोड़ रहा हूं, कहीं लीची उठा रहा हूं। तो कृषि विभाग और ग्रामीण विकास तो ऐसे ही कि गरीब के घर नहीं जाओ तो क्या ग्रामीण विकास विभाग। मैं उस काम में भी खूब आनंद लेने की कोशिश करता हूं। हम सब अपने काम में आनंद लें। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस संकल्प के साथ कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हमें दिए हैं उनको हम पूरा करेंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान हम देंगे और जितनी योजनाएं जो अपेक्षा है, चाहे वो लखपति दीदी हो, मनरेगा को और कैसे गरीब हितैषी बनाने के लिए हम प्रयत्न कर सकते हो तो वो करने की कोशिश करें। पक्की सड़कें हो या ट्रेनिंग का सवाल हो या फिर दीदियों को लखपति बनाने का सवाल हो, और उत्पादन बढ़ाने के लिए मैंने बताई और वैज्ञानिकों ने तो तय कर लिया है, 1 टीम 1 टास्क। एक टीम एक रिसर्च करके देगी देश को जो किसानों की जरूरत है। तो इन कामों को प्रामाणिकता के साथ पूरा करें। और आप अगर सहमत हो तो आज मैं और आप स्वदेशी अपनाने का संकल्प ले लें। मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। तैयार है ना सब? जोर से बताएं सब तैयार हैं? तो छोटा सा संकल्प मैं कहूंगा, आप दोहराएंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि अपने जीवन में स्वदेशी को अपनाऊंगा। मैं अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं यथासंभव अपने देश में बनी हुई खरीदूंगा। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए, मुट्ठी बांध के, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय मंत्रीवर, आपने इतने सुंदर और सरल शब्दों में इस विषय वस्तु का संज्ञान लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और देवी और सज्जनों, इसी बीच हमारे बीच मंच पर आसीन हो चुके हैं श्री भागीरथ चौधरी जी। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री गया प्रसाद, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल। आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आकर सभा के सम्मुख धन्यवाद ज्ञापन दें। नमस्कार मित्रों, मैं अपनी बात यही से शुरू करता हूं। आज माननीय मंत्री जी ने हम लोगों से जो संकल्प दिलवाया, उसकी जो कुछ कड़ियां हैं वो ये है कि हम लोग अपने काम के प्रति बच्चों एवं परिवार का ध्यान रखने वाले, ऐसा आज संकल्प और संदेश देने वाले आदरणीय मंत्री ग्रामीण विकास, कृषि एवं कल्याण माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय भगीरथ चौधरी जी राज्य मंत्री कृषि कल्याण, सचिव साहब देवेश चतुर्वेदी साहब, सचिव ग्रामीण विकास श्री शैलेश कुमार सिंह सर, सचिव लैंड रिसोर्सेज मनोज जोशी सर, एंड सचिव डेयर एंड कृषि DGICR मांगीलाल जाट सर, और सभी हमारे चारों विभागों के मंत्री, चारों विभागों के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, जो आज आपकी उपस्थिति ये बता रही है कि हम इस कर्मयोगी सम्मेलन में अपने कामों के प्रति सजग रहते हुए जो माननीय मंत्री जी ने बिंदु एवं चीज़ें रेखांकित की है, उसके प्रति हम सजग। मैं इस बात से जरूर आपके बिहाफ पर
और अपने बिहाफ पर, सभी मंत्रालयों के बिहाफ पर ये मैं कह सकता हूं कि आपकी उपस्थिति, आपका संकल्प और आपकी सहमति को जानने के लिए एक बार मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप तालियां बजा करके ये संकल्प जरूर सिद्ध करें कि जो भी लक्ष्य एवं काम हमारे प्रति हमको दिए गए हैं उनको हम समय के साथ पूरा करेंगे। मैं ये आग्रह करूंगा कि आपकी सहमति हो तो आप अपनी सहमति अपनी तालियों के माध्यम से जरूर दें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि फाइल जो 4 अक्षर है उसको हम 4 वेद बनाएंगे, वो है लाइफ। लाइफ पे ही सारे चारों वेद लिखे हैं, तो ये फाइल से लाइफ, तो 4 अक्षर से 4 वेद बनाने के लिए जो इस हाल में हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हैं, ये 4 वेद हम लोग बनाएंगे, जिससे लोगों के जीवन में जो परिवर्तन और जो उनका विकसित विकास होगा उसको रचने की जो ये रणनीति है माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय सचिव साहब के नेतृत्व में, इसको हम लोग मिल करके आने वाले समय में पूरा करेंगे और सच मायने में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, साधुवाद करता हूं और इसके साथ ही मैं जो मीडिया के साथी आए हुए हैं मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। डीजी आईसीआर साहब जो आज इस कार्यक्रम का पूरी तरह से संचालन और ये जो आयोजन किया गया, पूरी डीजी आईसीआर टीम को भी मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस आयोजन को एक सुखद और सफल बनाया है। अंत में मैं आदरणीय मंत्री जी आप सभी को एक बार पुनः आभार प्रकट करते हुए अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री जी अपनी तरफ से और सभी विभागों की तरफ से ये आश्वासन एवं संकल्प लेता हूं कि आपके नेतृत्व में आने वाले समय में वो सारे लक्ष्य समय से पहले पूरे किए जाएंगे जो आप हम लोगों को समय समय पर देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मंच पर आसीन आदरणीय मंत्रीगण एवं अति विशिष्ट अतिथिगण, सभागार में उपस्थित देवी और सज्जनों, इसी के साथ हम इस सम्मेलन का यहाँ पर समापन करते हैं। आइए हम सब मिलकर शपथ लें कि आज ये जो हमने संकल्प लिया है इसे हम सब अपने अपने जीवन में चरितार्थ